कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कांच ही बस के बहंगिया बहंगे लचकत जाए बहंगे लचकत जाए। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालकों को चारा कटर मशीन उपलब्ध कराने के लिए अनुदान की सुविधा। झारखंड के लिए रखा गया सालाना 50,000 टन लाह उत्पादन का लक्ष्य। गोभी वर्गीय फसलों में पत्रभक्षी कीट के रोकथाम के लिए करें इंडोक्सा कार्ब दवा का उपयोग। अब समाचार विस्तार से। पशुपालन से जुड़े किसान भाई हरा चारा एवं सूखा चारा की बर्बादी को रोकने तथा चारे की गुणवत्ता और सुपाच्यता को बढ़ाने के उद्देश्य से अनुदान पर चारा काटने वाली मशीन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसान हस्तचालित और बिजली चालित दोनों में से कोई भी चारा कटर मशीन प्राप्त कर सकते हैं। हस्तचालित चारा कटर की इकाई लागत 5,000 रुपये है, जबकि बिजली चालित चारा कटर की इकाई लागत 20,000 रुपये है। इसमें संबद्ध विभाग द्वारा 75% अनुदान दिया जाता है, जबकि किसान को शेष 25% स्वयं वहन करना होगा। पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के सहकारिता सचिव ने कहा कि झारखंड में सालाना 50,000 टन लाह उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए झास्को लैंप की ओर से लाह उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य भर में अभियान चलाया जाएगा। किसान भाई इस समय फूल गोभी और पत्ता गोभी में पत्ती खाने वाले और पत्तियों से रस चूसने वाले कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए इंडोक्सा कार्ब दवा से बने घोल का छिड़काव करें और खेत में क्रॉप गार्ड लगाएं। इस मौसम में सभी फसलों को कीटों का हमला झेलना पड़ता है। अगर आप फूल गोभी या पत्ता गोभी लगाए हुए हैं तो पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के प्रति सतर्क रहें। यदि गोभी में पत्रभक्षी कीटों का प्रकोप हो तो रोकथाम के लिए कृषि विशेषज्ञ की परामर्श है। किसान भाइयों, जो आप अपने खेत में फूलगोभी और बंदा गोभी लगाए हुए हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी कीट से होता है तो पत्ती खाने वाला कीट जो हरा हरा रंग का होता है, और जब शुरुआत में आप ध्यान नहीं देंगे तो पूरा पत्ती जो है एकदम छेद कर देता है, चाट जाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए जो है लार्विन नामक दवा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके या इंडोक्सा कार्ब नामक दवा 1.5 ml प्रति 2 लीटर पानी में मिला करके अगर आप छिड़काव करेंगे तो उससे नियंत्रण हो जाएगा। साथ ही साथ किसान भाई, अगर क्रॉप गार्ड जो पीले रंग का प्लास्टिक है उसको 50 प्लास्टिक एक एकड़ में अगर आप लगा देते हैं, उसको जेल को लगाने के बाद तो जो शुरुआत में जो पत्ती में रस चूसने वाला कीट है उसका नियंत्रण जो है बिना दवाई छिड़के क्रॉप गार्ड से हो जाएगा। किसान भाई अभी सब्जी फसल टमाटर लगा सकते हैं। मूर्छा रोग टमाटर में लगने वाली एक आम बीमारी है। टमाटर की कई ऐसी संकर किस्में हैं जो मूर्छा रोग रोधी हैं। आइए इस संबंध में जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाई, टमाटर के लिए मूर्छा रोधी प्रजातियां जो है वो है स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण विजया और स्वर्ण संपदा। इन प्रजातियों का चयन करें जिसमें मूर्छा बीमारी नहीं आती है, और इसको लगाने से आपको जो है फायदा ज़्यादा होगा। राज्य के किसान धान फसल की कटाई के लिए सेल्फ प्रोपेड वर्टिकल कन्वेयर रीपर नामक कृषि यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। हंसिए की तुलना में इससे 60% मजदूरी की बचत तथा 60% संचालन खर्च में बचत होती है। आज कृषि विशेषज्ञ की सलाह में हम जानेंगे धान फसल में होने वाले फॉल्स स्मग रोग का निदान। किसान भाइयों, जो देर से आप धान की रोपाई किए हैं उसमें अब अगर फूल आने की अवस्था है तो उसमें सावधानी बरतें। उसमें फॉल्स स्मट आने की पूरी संभावना रहेगी। तो फूल आने से पहले ही उसमें कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर और तुरंत उसमें छिड़काव करें, जिससे कि बालियों में उसमें फॉल्स स्मट का आक्रमण नहीं हो।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3800 रुपए से 4100 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1700 रुपए, चना 3400 रुपए से 3500 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 7100 रुपए, दाल मसूर 5600 रुपए से 6100 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4100 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1800 रुपए से 2000 रुपए और प्याज 1600 रुपए से 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां मिली, मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। और झुमकी बहन, आज तो खड़ना है और आपने बहुत ही अच्छा गीत गाया। शुक्रिया। ये तो माँ की, छठ महापर्व की आशीर्वाद है जो हम लोग इसको इतने शुद्धता के साथ मनाते हैं, सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। आप सबों को छठ महापर्व की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और छठ पर्व का महात्म्य तो हम सभी जानते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि सबके जीवन में खुशियां आएं, सबकी कामना मनोकामना पूर्ण हो जी। और इसी के साथ अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ, बारी है जानकारी की। तो आज जानकारी क्या है, आइए पूछते हैं हमारे गंदू भाई से। क्या दे रहे हैं आज? झुमकी बहन, देखिए अभी रबी का मौसम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और लोग उसकी तैयारी में लगे हुए भी हैं। तो हमारे झारखंड में मटर की खेती भी होती है और बड़े पैमाने पर होती है और इसकी संभावनाएं भी काफ़ी हैं। तो आज हम अपने किसान भाइयों को मटर की खेती के बारे में ही जानकारी दें कि मटर की हम वैज्ञानिक खेती कैसे करेंगे और अधिक उत्पादन के लिए हम कौन से प्रभेद मटर के लगाएंगे। इस विषय की तैयार रहिए जानकारी के लिए। जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश रंजन जी। किसान भाइयों जोहार। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र बानो सिमडेगा में हैं और हमारे साथ है यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश रंजन जी, जिनसे हम जानेंगे कि मटर की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से किया जाए। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मटर की वैज्ञानिक खेती हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। मटर की वैज्ञानिक खेती करने से पहले किसान भाई पहले अपना मैनेजमेंट जो है वो करते हैं, उसको देख लें। जैसे सबसे पहला बात है मटर के केस में कि मटर में यहाँ का जो मिट्टी है वो थोड़ा अम्लीय ज़्यादा है, तो इसके लिए चूना का उपयोग करना पड़ेगा।
चूना मिट्टी का अगर जांच हो जाती है तब तो ठीक है, उसके अनुसार ही चूना का उपयोग करें, नहीं तो कम से कम 2 से 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंतिम जुताई में करें। चूना का जोर हमने इसलिए दे रहे हैं कि चूना जो है सो उपज को बहुत, खाद से ज़्यादा, खाद जो किसान भाई देते हैं वो पौधा ऑब्जर्व कर पाती है, ले पाती है कि नहीं ले पाती है, उसका डिसाइड हम जो चूना उपयोग करते हैं उसी पर पड़ता है। इसलिए किसान भाई से मेरा अनुरोध है कि सब्जी का, मटर या किसी भी सब्जी का खेती करते हैं तो चूना का उपयोग जरूर करें। चूना का उपयोग करने से अम्लीय को कम करता है। तो मटर के लिए, खास करके मटर के लिए हल्की दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी जो होता है वो उपयुक्त माना गया है। और ऊंची जमीन हो, पानी का जहाँ जमाव नहीं हो, क्योंकि मटर का सबसे ज़्यादा बीमारी अगर पानी लग जाता है तो उससे ज़्यादा बीमारी होता है। तो उसके लिए पानी का अच्छी निकास हो, दोमट मिट्टी हो, पानी का अच्छी निकास हो। खेत तैयार करने के लिए कम से कम 3 या 4 गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई करने के बाद चूना का छिड़काव कर दें। चूना छिड़काव कर देने के बाद खेत को कुछ दिन तक, 8 से 10 दिन तक उसको ऐसे ही छोड़ दें। छोड़ देने के बाद जब खेत तैयार हो गया, चूना और गोबर का खाद जो देते हैं किसान भाई खेत में, उससे मेरा अनुरोध है कि किसान भाई जिस समय गोबर का खाद खेत में डाले, 1 या 2 दिन के अंदर में ही उस गोबर को खेत के अंदर मिला दे, जुताई के माध्यम से या मिट्टी कोड़कर, जैसे हो जो मिट्टी में मिल जाना चाहिए। क्योंकि गोबर का खाद में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, वो अगर हम छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होकर के यूरिया, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में चला जाता है, जिससे कि किसान भाई को कम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि जो खेत तैयार करेंगे हमारे किसान भाई, उसमें चूना का प्रयोग करें और गोबर खाद का प्रयोग करके अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद हमारे किसान भाई जो है जो मेड़ बनाएंगे, वो कैसा होगा और उसमें बीज कितनी दूरी पर जो एक तो मटर का, कोई मटर का बीज जब बोना हो तो लाइन से कतार 30 सेंटीमीटर का दूरी और पौधा से पौधा का 10 से 15 सेंटीमीटर का दूरी निश्चित करें, जिससे कि उपज ज़्यादा हो। उसके बाद लाइन जब बनाएंगे और पानी के अनुसार, जिससे पानी जो है जमीन में ज़्यादा देर तक नहीं रहे, निकास उसका अच्छी होना चाहिए, जिससे कि पाउडरी मिल्ड्यू ये सब बीमारी, चाहे पानी से जो बीमारी होता है, पानी जम जाने से वो नहीं होगा। तो जैसा कि हमारे किसान भाई को मालूम है कि जो मटर के जो पौधे होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और लत्तर नुमा होते हैं। लत्तर नुमा, तो उसके लिए भी कुछ तैयारी करना पड़ता है। लत्तर नुमा के लिए वही एक लाइन से दूसरे लाइन का दूरी नहीं, उसके सहारे के लिए इसमें ज़्यादा देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सहारा इसमें जरूरत नहीं पड़ता है। वो मेढ़ जो बनाते हैं, मेढ़ ही थोड़ा ऊंचा बनाए, जिससे कि पेड़ स्वस्थ रहेगा, तो उसमें सहारा ज़्यादा देने का जरूरत नहीं है, उसी में फैल जाएगा। अच्छा। उसके बाद किसान भाई प्रभेद पर जरूर से जरूर विचार करें। जैसे आगात, अभी है आगात का समय, तो आगात के लिए झारखंड के परिवेश में अर्केल और आजाद P2, P1 बहुत ही अच्छी है। ये इसका उपज भी बहुत अच्छा है। पॉड में जो छीमी है उसमें दाना भी ज़्यादा रहता है और जल्दी से हो भी जाता है, जिससे कि मार्केट में इसका वैल्यू, पैसा ज़्यादा किसान भाइयों को मिलेगा। पूसा प्रगति, PM 113, अर्केल, ये सब इम्प्रूव्ड वेराइटी किसान भाई यूज करें ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा उपज होगा। अच्छा, कई बार किसान भाई जो है गलत बीजों का चयन कर लेते हैं, जिससे उनकी उत्पादन जो है वो कम हो जाती है। तो सही बीज कहाँ से प्राप्त करें? तरह तरह के
जैसे अगर अपना बीज उपचार प्रमाणित बीज खरीदते हैं तब तो ठीक है, उसमें बीज उपचार नहीं करना पड़ेगा। अगर किसान भाई अपना बीज यूज करते हैं जो कि पहले लाए थे, तो उसको बीज उपचारित जरूर कर दें। बीज उपचारित कर देने से बीमारी नहीं होगी, कम बीमारी होगी, जिससे कि उपज ज़्यादा से ज़्यादा उपज होगा। तो बीज उपचार के बारे में आपने बताया, तो बीज उपचार किस प्रकार से? उपचार बैविस्टिन आता, बैविस्टिन है, प्रति किलो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसमें करें। 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम बैविस्टिन, तो 2 ग्राम बहुत कम होता है, तो उसको थोड़ा सा पानी में पहले उसको मिला ले, मिला करके उस पर हल्का छिड़काव कर दे। छिड़काव करने के बाद उसको ये कर दे, मिला दे, तो उससे बीज उपचारित हो जाएगी। दूसरी बात, किसान भाई और एक चालाकी कर सकते हैं कि यहाँ पर पानी का, सिंचाई का भी बहुत कमी है। अगर जहाँ पर सिंचाई की कमी है तो उसमें 1 दिन पहले बीज को पानी में फुला देते हैं, तो उनका एक सिंचाई, जो शुरू वाला जो सिंचाई हल्का सिंचाई करनी पड़ती है, वो सिंचाई बच जाएगा। तो ये किसान भाई कर सकते हैं कि बीज को पहले पानी में फुला दे, 8 से 10 घंटा फुला दे, और फुला देने के बाद ही खेत में उसको कतार से कतार और पौधा से पौधा, बीज से एक बीज से दूसरा बीज की दूरी जो तय हमने बताया है, उसी हिसाब से खेत में डालें, जिससे कि एक हल्का जो लगाने के बाद छिड़काव करना पड़ता है पानी का, या हल्का पानी देना पड़ता है, वो नहीं देना। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार से मटर की वैज्ञानिक खेती की जा सकती है। आपने जो जानकारी प्राप्त की उससे उम्मीद है कि आपको लाभ मिलेगा। आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। नमस्कार। वाह, बहुत ही बढ़िया जानकारी। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी थी। लेकिन यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा विराम, और इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं। किसान भाइयों, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे ओ सालू की माँ, आई जी आई, बस हो गया। अरे जल्दी करो, बहुत काम है। लीजिए, आपको तो हर समय जल्दी ही रहता है। अरे बाबा, आज खेतों की जुताई भी करनी है और कई जगह फसलों पर दवा का छिड़काव भी करना है, समझी? अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक ठीक। ठहरो बाबा, जरूरी चीजें तो भूले ही जा रहे हो। जरूरी चीजें? अरे पगली, सब कुछ तो ले ही लिया है। ये रहा कीटनाशी, ये रही मशीन, और ये रहा भोजन। और ये दस्ताना, मास्क और ये चश्मा। धत पगली, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माँ, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए? हाँ रामधन भैया, सालू ठीक कह रही है। जहरीले कीटनाशी के इस्तेमाल से पहले पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके छिड़काव से पहले शरीर को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, खास करके नाक, मुंह, आँख, ताकि विषैले कीटनाशी का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर ना हो। हाँ, भोजन को कीटनाशी से हमेशा दूर ही रखना चाहिए। बाबा तुम चलो, मैं भोजन लेकर खेत पर आ जाऊंगी। अरे रामधन भैया, बेटिया तो बहुत समझदार है। आखिर किसान की बेटी जो हूँ चाचा। चलिए, विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हाथ जोड़ करके बुधना भाई। अच्छा बुधना, ये बताओ कि आज खड़ना है भाई, प्रसाद उरसाद खाने का तैयारी है कि नहीं? हाँ दादा, प्रसाद खाने जून जाएंगे प्रोग्राम के बाद। तो और सुनाओ, खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है? सब ठीक है दादा, धान भी पक गया है। वही सोचे कि कैसे उसका वैज्ञानिक तरीका से कटाई हो, और इसीलिए बोले चले दादा से जून कुछ पूछ लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और किसान भाइयों, हम आपको भी बताना चाहेंगे कि देखिए, धान तो हम सभी उपजा लेते हैं, लेकिन उसकी कटाई की विधि क्या हो, और कटाई करने के बाद हम उसका भंडारण कैसे करें, बहुत ही आवश्यक, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बात की जानकारी हमारे किसान भाइयों को भी होनी चाहिए, और बुधना तो जानना ही चाहता है। तो चलो बुधना, इस बात की जानकारी हम अपने विशेषज्ञ से तुमको भी दिलवा देते हैं और अपने किसान भाइयों को भी दिलवा देते हैं। बिल्कुल, तो लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज आलम जी के पास, जहां आपको इस विषय की जानकारी पूरी तरह से मिल जाएगी। किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के अंक में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वैज्ञानिक विधि से धान की कटाई और उसके भंडारण के विषय में। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज आलम। सर, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और जोहार किसान भाइयों।
सर, सबसे पहले किसान भाइयों को ये बताएं कि जो किसान भाई धान की कटाई की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे समझेंगे कि धान पक चुका है, इसके विषय में आप बताएं। देखिए, बहुत अच्छा आपने ये सही समय पर आपने ये प्रश्न उठाया है कि किसान भाई की फसल जो है धान की अब लगभग पकने के कगार पे आ चुकी है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आने वाले 15 से 20 दिन में वो धान की फसल की कटाई प्रारंभ भी करेंगे। लेकिन जानना ज़रूरी होता है कि कैसे समझेंगे कि उनकी धान की फसल पक के तैयार हो गई है। तो जैसा कि ये तो बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, हम लोग भी जानते हैं कि जब ये पौधे जो हैं पीले पड़ जाएं, सुनहले रंग के हो जाएं, तो ये समझते हैं कि धान की फसल पक के तैयार हो गई है। लेकिन थोड़ा सा वैज्ञानिक इसमें थोड़ा सा दृष्टिकोण डालते हुए ये हम कहना चाहते हैं कि धान की फसल पीले पड़ने पर जो किसान भाई काटते हैं तो एक्चुअली उससे पहले भी धान की फसल पक जाती है। अगर मान लीजिए कि आपको खेत तुरंत खाली करना है और तुरंत रबी फसल आपको लगाना है तो आप थोड़ा सा पहले धान की फसल काट सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि धान फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी हो गया है। किसान भाई समझते हैं कि अभी ये पका नहीं है, लेकिन उसकी फसल 10 दिन पहले पक के तैयार हो जाती है। तो इसका पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे पहचानेंगे कि हमारी धान की फसल पक गई है? तो इसका बहुत सिंपल सा टेस्ट है कि आप अपने खेत में जाएं, दाने को अलग करें पौधों से और उसको दांत के अंदर नीचे रख करके दबाएं। अगर ये दाने अगर कट की ध्वनि के साथ टूट रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी फसल पक के तैयार हो गई है और आप उसका अब कटाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कम से कम आपका 10 से 15 दिन पहले आपका खेत धान का फसल से खाली हो जाएगा और आप इस समय को आप उपयोग कर सकते हैं रबी में दूसरी फसल लगाने के लिए। ये बहुत अच्छी जानकारी है किसान भाइयों के लिए। सर, आगे ये बताएं कि वैज्ञानिक विधि से धान की कटाई किसान भाई कैसे करेंगे? हाँ, अब है कि धान की कटाई जब आपने पहचान लिया कि धान हमारी फसल पक के तैयार हो गई है तो अब कटाई कैसे करें? देखिए, कटाई करने के लिए अब यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। बहुत से रीपर आ गए हैं मार्केट में जो कि बहुत कम दाम में अब उपलब्ध हो रहे हैं और रीपर से अगर कटाई करेंगे तो आप एक दिन में बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। जो झारखंड में मैंने देखा है, जो गांव में प्रचलित है, किसान भाई क्या करते हैं कि धान के जो बालियां होती हैं उसको ऊपर से तोड़ लेते हैं और तोड़ के और जो उसके डंठल है उसको वहीं छोड़ देते हैं। और जब पूरे खेत के बालियां को तोड़ लेते हैं तो क्या करते हैं, उस पुआल जो डंठल खड़ी है धान के फसल की खेत में उसको वहीं पर आग लगा देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है क्योंकि इससे 2-3 नुकसान है। पहला नुकसान कि अगर आप बालियां को तोड़ते तोड़ते आप आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि उसमें 20% बालियां जो है वो खेत में ही छूट जाती हैं, क्योंकि बालियां का ऊंचाई अलग अलग होता है। तो आप एक निश्चित ऊंचाई से बालियां को तोड़ लेते हैं और जो उसके नीचे जो बालियां जो छोटी रह जाती है वो आपके हाथ से पहुँच से बाहर हो जाती है, उसको आप नहीं तोड़ पाते। तो एक तो नुकसान ये हुआ कि आपने 10% 20% जो है अपना पैदावार आपने खेत में ही छोड़ दिया। दूसरा, जो इसके बाद जो आप पुआल को वहाँ जलाते हैं तो उससे क्या हुआ कि आपने बहुत एक अच्छा जो आपको पैसा जिससे मिलता था, क्योंकि पुआल से बहुत ज़्यादा पैसा उसमें भी है और उससे आप आमदनी बढ़ा सकते हैं, तो उसको आप खेत में जला के नष्ट कर दे रहे हैं। तो ये दूसरा उससे घाटा है। तीसरा घाटा है कि जलाने के क्रम में क्या होता है, किसान भाई से मैंने जब जानने की कोशिश की कि भाई आप लोग क्यों जलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जलाने से खेत हमारा साफ़ हो जाता है। ऐसा नहीं है, खेत आप साफ दूसरे विधि से भी कर सकते हैं। जलाने से तो खेत आपका साफ हो रहा है, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन साथ साथ में जलाने से बहुत सारे ऐसे कीट को भी आप जला दे रहे हैं जो कि आपका मित्र कीट है, जो कि मिट्टी में आपको वहाँ रहता तो वो फसल को आगे लाभ पहुँचाता। तो इस जलाने के क्रम में, क्योंकि आप जब जलाएंगे तो वही थोड़ी पहचान करके जलाएंगे कि वो मित्र कीट को जला रहा है या दुश्मन कीट को जला रहा है ना। तो इसलिए ये प्रक्रिया जो है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करें। आप उसको रीपर से कटाई करें, कटाई करने के बाद उसका जो है प्रॉपर ढंग से खेत खाली करें। अगर आप इसके बाद जिस तरह की फसल आप लगाना चाहते हैं उस तरह से आप अपने खेत को फिर जोत कोड़ के तैयार करें और फिर से आपसे ये कहेंगे कि आप इसमें यथाशीघ्र करें ताकि जो आपके खेत में जो मॉइस्चर है उसका लाभ आप ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। ध्यान रखें, पहला कि कोशिश करें कि धान के खेत से जितने भी खर पतवार उग करके बाहर ऊपर आए हुए हैं उसको वहाँ से काट के हटा दें, क्योंकि जब अगर आप नहीं हटाएंगे
तो क्या होगा कि फसल के साथ साथ खरपतवार भी कटेंगे और वो भी आपके खलिहान में पहुंच जाएंगे, तो आपकी धान फसल की गुणवत्ता जो है वहाँ पर ख़राब होगी। इसलिए उसको वहाँ से दूर हटा लें, ये बहुत आवश्यक है। दूसरा, अगर आप रोपा विधि से धान लगाए हैं और वहाँ पर धान की कटनी के लिए जा रहे हैं, तो कटाई से पहले खेत से पानी आप काट करके निकाल दीजिए, नहीं क्योंकि ऐसा करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक लाभप्रद है, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सर ये बता दें कि इसका धान की कटाई के बाद किसान भाई इसका भंडारण कैसे करेंगे? देखिए, आप धान की कटाई के बाद बहुत संक्षेप में आपको हम बता देते हैं कि इसको अच्छे ढंग से आप मिसाई कर लें, दौनी जिसको बोलते हैं किसान भाई। दौनी करके आप भूसों को धान से अलग कर लें। अलग करने के बाद जहाँ पर आपको भंडारण करना है उस स्थान को बढ़िया से उसको साफ करें, उसमें धुआं करें खूब, किसी भी चीज़ को जला करके वहाँ पर धुआं करें। धुआं करने से तात्पर्य यह है कि जितने भी पुराने कीड़े मकोड़े हैं या लार्वा हैं, उसके अंडे बच्चे हैं, सब उससे जल के नष्ट हो जाएंगे। अच्छे तरह से साफ करने के बाद तब अपने बीज को बहुत धूप में सुखा करके, जब उसमें मॉइस्चर 8 से 10% बचा रहे, तब उसको भंडारण करें। तब आपकी जो धान की फसल है ज़्यादा दिन तक भंडारण में सुरक्षित रह पाएगी। तो किसान भाइयों, आपने देखा हमारे विशेषज्ञ ने आपको वैज्ञानिक विधि से धान की कटाई और उसके भंडारण के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि आप इन सभी जानकारियों से लाभ उठाएंगे और अपने धान की फसल को सफल बना करके अच्छा मुनाफा कमाएंगे। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और जोहार किसान भाई। चलिए, झुमकी बहन बहुत ही अच्छी जानकारी थी, क्यों बुधना? हाँ, बहुत अच्छा जानकारी मिला दादा। हाँ, तो जैसे हमारे विशेषज्ञ महोदय ने बताया उसी तरह से कटाई करना और उसका भंडारण करना, ठीक है? तो आप लोग को पूना जाना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जाना है। तो चलिए चलते हैं हम साथ साथ पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। राज्य के कुछ इलाकों में हल्के बादल रह सकते हैं। हवा दक्षिण से पूरब की ओर करीब 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मध्यम जमीन में समय से धान लगाई गई हो और वो कम अवधि वाले प्रभेद हों तो फसल पक चुकी होगी। किसान कटाई का काम शुरू कर दें। जो किसान पैरा फसल पद्धति से रबी फसलों की खेती करना चाहते हैं वो सबसे पहले मध्यम भूमि वाले खेत की तैयारी करें। जो किसान आलू या मटर की खेती करना चाहते हैं वो खेत की तैयारी कर बुआई शुरू कर दें। तो चलिए, आईएमडी पुणे से छोटी मोटी जानकारी थी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी थी किसान भाइयों, और इस जानकारी को आप अमल में लाएं और उसका लाभ भी उठाएं। बिल्कुल। तो गंजू भाई, प्रसाद खाने का वक्त हो चला है बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम का समय भी शेष होने वाला है। तो फटाफट हमारा पता लिखिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। एक बार फिर से छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।